गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 21 सितंबर और आज के दिन हम लोग बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आए हैं एक्सप्लेन्ड पेज पे इन सभी के बारे में। पहला आर्टिकल आ रहा है दोस्तों ईडी को लेके कि आखिर जो ईडी है इसने किस तरीके से अपना काम करा है, किस तरीके से ये सीबीआई से ज़्यादा बढ़िया है, किस तरीके से सीवीसी से ज़्यादा बढ़िया है, कैसे यहाँ पे ईडी को अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की नहीं ज़रूरत होती है। इन सभी के बारे में हम लोग अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारे आर्टिकल आता है दोस्तों, एक यहाँ पे रिसर्च आई है, एक नई स्टडी आई है जो ये कहती है कि अगर आप लोग रात में ज़्यादा देर तक जगते हैं तब आप लोग को यहाँ पे जो डायबिटीज़ है इसका रिस्क हो सकता है, हार्ट डिजीज़ का जो रिस्क है ये हो सकता है। एंड फिर दोस्तों हम लोग बात करेंगे ट्रिपल डीप ला नीना के बारे में और जो आपका एल नीनो है इनके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, क्या है ये क्या नहीं है ये। तो आप लोगों को मैं इन डिटेल बताऊंगा कि आखिर किस तरीके से जो यहाँ पे जो पूरी प्रोसेस है ये हमें देखने को मिलती है और कैसे यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज है इसकी वजह से सारी की सारी जो ये सिचुएशन है ये बनती हुई दिखाई देती है। एंड दोस्तों लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ई सिम के बारे में कि आखिर किस तरीके से ई सिम जो टेक्नोलॉजी है ये काम में आ रही है और कैसे लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं और क्या एडवांटेज हैं, इन सभी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों एंड तक, काफ़ी कुछ है आप लोगों के लिए, काफ़ी कुछ आपको समझ में भी आएगा। और अगर कोई डाउट होता है आपके पास या फिर आपके खुद के कोई पॉइंट है तो उनका ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए अब बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं कुछ भी स्टार्ट करूँ उससे पहले बता दूं आप लोग को कि अनअकैडमिक परफॉर्मेंस बढ़िया चल रही है। इस टाइम पे ऑफर है आप लोग के लिए, हमारा जो कोड है वो आप यूज़ करके अवेलेबल कर सकते हैं, अवेल कर पाएंगे। साथ ही 22 सितंबर से जो नए बैचेज हैं ये भी स्टार्ट हो रहे हैं आप लोग के, तो आप लोग यहाँ पे खुद को जाके एनरोल कर लीजिएगा। एंड दोस्तों आइकॉनिक बेनिफिट आप लोग को मिल रहा होगा, बहुत सारे बेनिफिट है, काफ़ी फ़ायदा होगा। 0% की EMI है। 25 सितंबर को सुबह 11 बजे होने वाला है स्टडी IAS के लिए। आप लोग बता दूं मैं, कोड यूज़ करेंगे आप लोग तो एनरोल कर पाएंगे UPSC CSC GS कॉम्बैक्ट में। ओके सेम दोस्तों आप लोग के लिए मेंस की टेस्ट सीरीज चालू हो गई है, डाउट दरबार है, डेट देख लीजिए, सब्जेक्ट देख लीजिए, एनरोल करने के लिए बार कोड स्कैन कर लीजिए। ओके नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो और हम लोग डिस्कस करते हैं इन डिटेल आखिर प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या ये चीज़ें हैं, इन सभी के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको बताऊं मैं कि 8 सालों में मतलब कि 2014 से 8 साल तक अब तक डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ने इन्वेस्टिगेट करे हैं 121 प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस को। साथ ही दोस्तों उनके जो खिलाफ यहाँ पे अरेस्ट हुआ है वो भी क्वेश्चन करा है, रेड मारी है, FIR फाइल हुई है दोस्तों अगेंस्ट 115 मेजर अपोजिशन लीडर के दौरान। ओके तो ये सब क्या हुआ है 2014 से, मतलब कि कब, जब यहाँ पे आपकी जो NDA सरकार थी उसके दौरान। ओके तो मैं आपको पहले बता दूं कि NDA सरकार के दौरान यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन हुई है ये 121 प्रोमिनेंट जो पॉलिटिशियंस थे उनकी हुई है। साथ ही साथ अपोजिशन की बात करूँ तो उनके लिए 115 ओके मतलब कि 115 हुई है। लेकिन अगर वहीं बात करते हैं जब यहाँ पे UPA सेकंड गवर्नमेंट थी बेसिकली, ओके उस टाइम पे क्या हुआ दोस्तों, मतलब कि 2004 से लेके 2014 तक 10 साल में, इस दौरान मात्र 26 जो यहाँ पे आप कह सकते हैं लीडर्स थे उनके खिलाफ हुई है, जिसके अंदर आपके 14 जो हैं आप कह सकते हैं अपोजिशन वाले इंक्लूड हैं, इसी के अंदर थे ये। तो ये आप कह सकते हैं इतना बड़ा डिफरेंस है 2014 के बाद जब आपकी NDA गवर्नमेंट आई है और UPA गवर्नमेंट के दौरान। ओके देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो PMLA है इसकी वजह से ED को बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिलता है और जिसकी वजह से वो इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे तरीके से करती है। देखिए दोस्तों मैं बताऊं आपको कि जो इस टाइम पे करंट डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा जो कि 2018 से बने हुए हैं, ओके उनको मैं बता दूं कि बेसिकली उनको काफ़ी मैसिव पावर मिलती है उनकी जो एजेंसी के बीस्टोर्ड हैं उनके द्वारा बाय दी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इनके द्वारा दोस्तों इनको बहुत ज़्यादा पावर मिल रही होती है। देखिए दोस्तों कुछ यहाँ पे एजेंसीज है जैसे कि CBI वगैरह होगी, इनको परमिशन की ज़रूरत होती है अगर इन्हें स्टेट में कुछ भी करना होता है तो, लेकिन PMLA जो है दोस्तों वो अलाउ करता है ED को कि वो यहाँ पे कोई भी अगर ऑफेंस होता है, ओके तो वो यहाँ पे आप कह सकते हैं पूरे ही कंट्री के अंदर कहीं पर भी उनको यहाँ पे आप कह सकते हैं केस में ले सकता है, कस्टडी में ले सकता है बिना ही किसी कंसर्ट स्टेट गवर्नमेंट के। ओके तो देखिए दोस्तों अगर कोई ऐसा केस आता है किसी भी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में कि जहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो वो लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं मात्र एक FIR के फाइल के दौरान भी वो लोग उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकते हैं। NIA जो है दोस्तों उसके पास भी पावर है जिससे आप कह सकते हैं जो सू मोटो वाला आप कह सकते हैं वो है इसके पास, जिससे कि अगर पूरे कंट्री भर में कोई अगर ऑफेंस होता है तो वो लोग यहाँ पे उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इनकी कुछ यहाँ पे कह सकते हैं लिमिट्स हैं जिनको ये लोग क्रॉस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जो PMLA है इसके पास इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं जो केसेस हैं, मतलब कि आप कह सकते हैं हर एक जो ब्रांच होती है बेसिकली उसकी इन्वेस्टिगेशन के कुछ केसेस के टाइप्स होते हैं। NIA का जो एक्ट है दोस्तों इसके अंदर मात्र बहुत कम यहाँ पे ऑफेंस आते हैं, लेकिन PMLA के अंदर दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं
2002 के अंदर तो 6 ऑफेंस थे, पर उसे इंक्रीज़ कर दिया गया और इस टाइम पे 30 ग्रुप ऑफ ऑफेंस है, जिसके अंदर टोटल ऑल यहाँ ओवरऑल जो है 147 आप कह सकते हैं जो प्रोविजंस हैं वो लगाए गए हैं। इसका मतलब ज़्यादा पावर, ज़्यादा यहाँ पे जो केसेस हैं वो कवर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। प्रोविज़न जो है दोस्तों पीएमएलए का, वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर को पावर देता है कि वो अरेस्ट कर सके, अटैच कर सके कोई प्रॉपर्टी अगर है, कोई एसेट अगर है एक्यूज़ का उसको भी, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बेल कंडीशन को भी रोक सकता है वो। स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे आप कह सकते हैं मात्र आप कह लीजिए कि एक इकलौता यहाँ पे आप कह सकते हैं ईडी ही है जिसका रिकॉर्डेड जो एविडेंस है, जिसका यहाँ पे आप कह सकते हैं जो रिकॉर्डिंग यहाँ पे आप कह सकते हैं अगर कोर्ट में बोला जाता है कि कोई अगर रिकॉर्ड करा गया पुलिस के द्वारा तो उसको कोर्ट में मान्यता नहीं मिलेगी, लेकिन ईडी का दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर ईडी ने कुछ रिकॉर्ड भी करा है तो यहाँ पे आप कह सकते हैं उसकी मान्यता होगी कहाँ पे, कोर्ट के अंदर। और ये दोस्तों बहुत बड़ी आप कह सकते हैं पावर है सीबीआई के अगर अगेंस्ट में हम देखते हैं ईडी के पास। एक और बात दोस्तों यहाँ पे पीएमएलए के अंदर कुछ अमेंडमेंट आते हैं 2009 से 2013 के अंदर, 2009, 2013, 15, 16, 15 और 19 के अंदर आते हैं, जिससे कि ये इन्हें और पावर देता है। जैसे कि 2009 में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी अंडर सेक्शन 120 भी दोस्तों इंडियन पैनल कोड ये ऐड करा गया पीएमएल शेड्यूल में अमंग वेरियस अदर ऑफेंसेज। अब दोस्तों इससे क्या हुआ, यहाँ पे आप कह सकते हैं इन्हें बहुत ज़्यादा पावर मिली। ओके, अभी ये अलाउ करता है ईडी को कि किसी भी केस में अगर कॉन्स्पेरेंसी है उसमें ये लोग घुस सकते हैं और आप कह सकते हैं उसमें काम कर सकते हैं। 2009 के अंदर दोस्तों ईडी ने यहाँ पे अपने खुद को इंटरनेशनल जुरिडिक्शन में भी इसको लेके आया, जब यहाँ पे आप कह सकते हैं एक केस आया था मनी लॉन्ड्रिंग का। इसके बाद दोस्तों 2015 में और 2018 के अंदर ईडी ने अलाउ करा अटैच प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर, जो कि इक्विवेलेंट है दोस्तों। अगर कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर जाती है अब्रॉड में थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग तो उसको भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। एंड दोस्तों 2019 के अंदर बेसिकली एक और चीज़ लाई गई, इसके अंदर ऐड करी गई, जहाँ पे गवर्नमेंट अलाउ करती है ईडी को कि वो अटैच कर सके प्रॉपर्टी अगर वो व्यक्ति अर्न करता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, अगर उस पर एलिगेशन हुआ है तो भी आप कह सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को ये लोग आप कह सकते हैं रोक सकते हैं बेसिकली और अपने अंडर ले सकते हैं। फिर दोस्तों इसके अंदर कुछ यहाँ पे कॉन्टेंटियस प्रोविजंस आते हैं पीएमएलए प्रोविज़न के अंदर, जो कि बात करते हैं एडमिसिबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट्स अंडर बाय द एक्विज्ड एज एविडेंस। और ये चीज़ें दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को कि कोर्ट में भी एज अ एविडेंस मानी जाती हैं। जो प्रोविज़न है दोस्तों बेल का, वो भी हमें यहाँ देखने को मिलता है मजिस्ट्रेट के द्वारा वो ग्रांट नहीं कर सकते हैं बेल अगर कोई एक्विज्ड को इसके खिलाफ हुआ है। अब उन्हें यहाँ पे कन्विंस करना पड़ेगा प्राइमा फेसिया को कि कोई भी केस जो है उनके खिलाफ नहीं हुआ है, तभी उन्हें यहाँ पे बेल मिल रही होगी। एक दोस्तों बता दूं मैं आप लोग को, ब्रांच बैठती है जिसे हेड करते हैं एएम खानविलकर जुलाई 27 को इसी साल, जहाँ पे उन्होंने वैलिडिटी बताई थी हर एक प्रोविज़न ऑफ द पीएमएलए के अंदर, जिसके अंदर जो स्ट्रिक्ट बेल कंडीशंस है इन मनी लॉन्ड्रिंग केस इसके बारे में भी बताया था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ आप कह सकते हैं बड़े बड़े जो नंबर्स हैं इनके बारे में डिस्कस कर दूं मैं। अंडर डायरेक्टर मिश्रा दोस्तों ईडी ने दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अप्लाई कराया खुद के प्रोविजंस को, उन्हें सस्पेक्टेड किया जा सकेगा ऑफेंडर्स, ओके, और साथ ही काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पे फेरोसिटी है उनको भी लगाया जा सकता है। और ये दोस्तों स्ट्रेंथ देता है एजेंसी को कि वो इंक्रीज़ कर सके खुद के मोर्टेलिटी ग्रुप को अबाउट 400 ऑफिशियल्स से जो कि अंडर यूपीए आते थे, लेकिन अब दोस्तों इस टाइम पे 1600 हो गए हैं। और जो इनकी पूरी आप कह सकते हैं सैंक्शन स्ट्रेंथ दोस्तों वो 2000 तक है, मतलब कि आगे भी ये लोगों को अपने अंदर जोड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों जब यहाँ पे आप कह सकते हैं यूपीए थी उस टाइम पे ईडी का रजिस्ट्रेटेड जो केस थे दोस्तों वो लगभग 1867 केस थे, जिसके अंदर दोस्तों 112 आप मान लीजिए रेड थी और लगभग 5346 करोड़ की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो इसके अंदर लाई गई थी। लेकिन जब एनडीए सरकार आती है दोस्तों अब तक 2022 मार्च तक दोस्तों अगर मैं बताऊं आपको तो इसने लगभग यहाँ पे 3555 जो केसेस हैं इसे अपने में ले लिया है, मतलब कि इतने खिलाफ के जो केसेस हैं वो आए हैं। इनके जो दोस्तों बता दूं मैं आप लोग को कि 310 मतलब 3010 हैं ये आप कह सकते हैं रेड है, और 27 बार जो 27 टाइम ज़्यादा हैं इसके कंपैरिजन में। मान लीजिए इसमें मात्र 112 ही थी, अब इसमें 3110 है तो 27 टाइम ज़्यादा होगी। और जो यहाँ पे कह सकते हैं प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है दोस्तों ये लगभग आपको बता दूं कि 99,356 करोड़ है, जो कि 18 गुना ज़्यादा है। ओके, तो इतना बड़ा फ़र्क है। और इसी तरीके से आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने आप कह सकते हैं एनडीए जब सरकार आती है उनमें जो केसेस आते हैं वो मात्र पिछले 5 सालों में 3066 केसेस जो हैं वो रजिस्टर करे गए हैं। ओके, अब इतना बड़ा जो आप कह सकते हैं दिक्कत आई है, यहाँ से प्रॉब्लम्स आती है।
ईडी के जो ऑफिशियल्स हैं दोस्तों, ये क्रिटिसिज्म करते हैं एजेंसीज़ का जो कि टारगेट करती हैं अपोजिशन पॉलिटिशियंस को बेसलेसली। और यहाँ पे क्योंकि वो कहते हैं कि कोई भी अगर ऑफेंस हुआ है उनके खिलाफ तो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा बाय द सीबीआई या फिर स्टेट पुलिस में, और वो लोग उनके आप कह सकते हैं थ्रू खुद को शामिल कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ हमें पता लगता है इस पूरे टॉपिक के बारे में कि आखिर किस तरीके से जो ईडी है इसके पास ऐसी पावर है जो कि इसे स्ट्रॉन्गर बना रही होती है सीबीआई, सीवीसी या फिर कोई भी आप कह सकते हैं और कोई एजेंसी है उससे भी आगे लेके चल रही होती है। ओके, कोई डाउट है, कुछ है तो आप लोग पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। अब दोस्तों एक और रिपोर्ट आती है जहाँ पे आप लोग को बताता है कि अगर आप लोग रात में ज़्यादा देर तक जगते हैं तो आप लोग को यहाँ पे आप कह सकते हैं डायबिटीज़ का रिस्क और हार्ट डिजीज़ का रिस्क हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये बता दूं मैं आपको कि खतरा बोला गया है टाइप 2 डायबिटीज़ का एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के भी केसेस आए हैं। एक यहाँ पे पूरी टीम बैठती है दोस्तों फ्रॉम रूटगर्स यूनिवर्सिटी यूएसए, जो कि बोलती है बेसिकली कि जो लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं कि वो मॉर्निंग में काम कर सकें, वो लोग यहाँ पे ज़्यादा अपना जो फैट है एज एन एनर्जी सोर्स वो रिलाई करते हैं और मोर एक्टिव होते हैं दोस्तों पूरे दिन भर में। हाई उन पे एनर्जी का लेवल होता है, एरोबिक फिटनेस उनकी काफ़ी अच्छी होती है रेदर देन दोस्तों जो नाइट आउल्स होता है, मतलब कि जो रात में जगते हैं उनसे बढ़िया उनकी कंडीशन होती है जो लोग सुबह जगते हैं पढ़ते हैं। बेसिकली आप ये सब मान लीजिए। अब एक डिफरेंस आता है दोस्तों उनके में फैट मेटाबॉलिज्म में बिटवीन अर्ली बर्ड्स एंड नाइट आउल्स। तो वो आप कह सकते हैं आता है हमारी बॉडी का जो कार्केडियन रिदम है दोस्तों, ओके, जो कि आप कह सकते हैं जगना और सोने वाली जो रिदम है वो अफेक्ट करती है हमारी बॉडी के जो इंसुलिन का यूज़ है उसको। जो सेंसिटिव और इम्पेयर्ड दोस्तों एबिलिटी है कि हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकें इंसुलिन के हार्मोन को, वो काफ़ी मेजर इम्प्लीमेंटेशन है हमारी हेल्थ का। और ऑब्जर्वेशन दोस्तों हमारी एडवांस है जिससे कि हमें अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमारी बॉडी किस तरीके से कार्केडियन रिदम पे इम्पैक्ट करती हैं हमारी हेल्थ पे। जो रिसर्च है दोस्तों आर्टिकल इसका टाइटल था अर्ली क्रोनोटाइप विथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम फेवर्स रेस्टिंग एंड एक्सरसाइज फैट ऑक्सीडेशन इन रिलेशन टू इंसुलिन एस्टिमेटेड नॉन ऑक्सीडेटिव ग्लूकोज डिस्पोजल। तो इतना बड़ा नाम आपके एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है तो याद भी मत कीजिएगा। सितंबर 19 में दोस्तों ये आर्टिकल पब्लिश होता है इसके अंदर, जो कि क्लासीफाई करता है 51 पार्टिसिपेंट्स को दो ग्रुप्स के अंदर, अर्ली बर्ड्स और नाइट आउल्स। फिर उनके यहाँ पे क्रोनोटाइप के बेसिस पे उनके नेचुरल जो यहाँ पे प्रोनेंसिटी के बेसिस पे ही उनकी जो एक्टिविटी है रात में अलग है दिन में अलग है उसको यहाँ पे पूरे तरीके से नोटिस किया जाता है। ओके, और मैं बता दूं कि इस टाइम पे काफ़ी एडवांस यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का उसका यूज़ करा गया, सब कुछ नोटिस करा गया बेसिकली कि आखिर व्यक्ति के अंदर कितना ज़्यादा इंसुलिन है, मेटाबॉलिज्म कैसा है उसका, फैट में कार्बोहाइड्रेट कैसा है उसका, ये सब मेज़र करा गया बढ़िया तरीके से। और फिर जाके आप कह सकते हैं रिसर्च ने ये पाया कि जो अर्ली बर्ड्स थे वो ज़्यादा फैट यूज़ करते हैं एनर्जी का, रेस्ट में भी और एक्सरसाइज के दौरान भी। ओके, और नाइट आउल्स नहीं करते हैं। अर्ली बर्ड्स दोस्तों जो होते हैं वो काफ़ी इंसुलिन होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और नाइट आउल्स दोस्तों वहीं आप कह सकते हैं तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं। इसका मतलब कि उनकी बॉडी को ज़्यादा इंसुलिन चाहिए होता है अपने आप कह सकते हैं लोअर बॉडी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको करने के लिए। ओके, साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि जो बॉडी है वो फेवर रहती है कार्बोहाइड्रेट के एज एन एनर्जी सोर्स ओवर फैट्स। तो ये सब पता लगता है। एक ग्रुप है दोस्तों जो कि इम्पेयर्ड एबिलिटी का है, वो रिस्पॉन्ड करता है इंसुलिन को टू प्रमोट फ्यूल यूज़, और ये दोस्तों हार्मफुल रहता है और इंडिकेट कर सकता है हायर रिस्क फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ या फिर हार्ट डिजीज़ का। ये सब हमें पता लगता है। जो रीज़न है दोस्तों जिसकी वजह से ऐसा शिफ्ट आता है मेटाबॉलिक प्रेफरेंस में, वो आप कह सकते हैं अभी तक नहीं पता लगा है। इन्वेस्टिगेशन चलती जा रही है और ज़्यादा कह सकते हैं इस पर रिसर्च हो रही है, लेकिन अब तक हम पता लगता है कि अगर आप लोग रात में जाके पढ़ते हैं दोस्तों तो उसे अभी थोड़ा रोक दीजिए और दिन में पढ़िए। दिन में ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और आपकी जो बॉडी जो हेल्थ है ये भी अच्छी रहने वाली है। तो यही मैं बता दूं आप लोग को कि आप लोग को कब पढ़ना चाहिए। आपको पढ़ना चाहिए दिन में। ये रहा आपका सूरज, और अब आप लोग पढ़ना चालू कर दीजिए। ओके, फिर दोस्तों हमारा आता है ट्रिपल डिप ला नीना के बारे में। देखिए दोस्तों अभी आप कह सकते हैं जो ऑन गोइंग हमारा ला नीना फेज चल रहा है इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में, वो प्रेडिक्ट किया गया है कि वो परसिस्ट रहेगा दोस्तों एटलीस्ट 6 मंथ और आगे तक। ओके, अभी देखते हैं कि आखिर क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, क्या रीज़न है इनके बारे में। लेकिन अब तक ये बताया गया है कि जो ये पीरियड चल रहा है ये और ज़्यादा 6 महीने तक रहेगा। ओनली दोस्तों 3rd एपिसोड रहेगा दोस्तों 950 से लेके इतनी देर तक, जो कि एक स्ट्रेच चला है हमारा 3 साल तक। ओके, मतलब कि 1950 से लेकर अब तक 3 साल तक कोई भी जो ला नीना का स्ट्रेच है ये हमें देखने को नहीं मिला है। पीरियोडिक जो दोस्तों वार्मिंग है, जो कूलिंग है आप कह सकते हैं, उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि उसकी वजह से जो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन है वो एक ऐसा फिनोमेना डिस्क्राइब करता है एज एन ला नीना साउदर्न ऑक्सीलेशन। ओके, और या फिर आप कह सकते हैं इनको या फिर ENSO जो कि नोन है कि वो ट्रिगर कर सकता है वाइड स्प्रेड चेंजेस इन एटमॉस्फेयर कंडीशन का, और मेजर इन्फ्लुएंस है दोस्तों ग्लोबल वेदर पैटर्न्स पे भी। इंक्लूड दोस्तों इसके अंदर हमारे जो इंडियन मानसून है ये भी आते हैं। ला नीना दोस्तों रिफ़र करा जाता है टू द इनसो फेज़ इन विच जो सी सरफेस का टेम्परेचर होता है दोस्तों वो
कूलर हो जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर से। और जो वार्मर फेज़ होता है दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं एल नीनो। मतलब कि अगर जो सी का सरफेस है उसका टेम्परेचर ठंडा होता है तब हम उसे कहते हैं ला लीनो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपको पता लग जाएगा, ला लीना। ओके, अब ये दोस्तों फ्रांस के कुछ वर्ड्स होते हैं मुझे ऐसा लगता है। इसमें क्या होता है कि जो सी सरफेस है, सी सरफेस, ओके, जो सी सरफेस है आपका, ये कूल ठंडा हो जाता है बेसिकली। ओके, अब वहीं दूसरा क्या था आपका, एल नीनो। एल नीनो में क्या होता है दोस्तों, तो एल नीनो में आपका क्या होता है, ये उसका उल्टा है। तो इसमें जो सी सरफेस है इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, गर्म। ओके, तो ये हीट हो जाता है बेसिकली। तो आप ऐसा मान सकते हैं, ये दोनों में डिफरेंस है। और आई होप कि आपको पता लगा कि ला नीनो क्या है और ला एल नीनो क्या होता है। ओके, अब देखिए ट्रिपल डिप ला नीना क्या मतलब है। देखिए एल नीनो और ला लीना जो है दोस्तों, वो टिपिकली आप कह सकते हैं 9 मंथ तक रहता है एक साल में। लेकिन यूजुअली दोस्तों ये डेवलप होता है आपका मार्च जून के महीने के अंदर, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है आपका विंटर में, मतलब कि नवंबर और जनवरी में। लेकिन दोस्तों ये वीक हो जाता है आपका उसी टाइम के आते ही, आप कह सकते हैं मार्च और अप्रैल के टाइम तक आता है तो वीक हो जाता है, फिर दोबारा स्ट्रॉन्ग होता है। इस तरीके से चलता रहता है, बेसिकली पूरी साइकिल है। रिसेंट ईयर में दोस्तों जो एल नीनो है 2015-16 के अंदर, वो स्प्रेड होता है 19 महीने तक, और बताया जाता है कि ये लॉन्गेस्ट रहा था रिकॉर्ड में। करंट दोस्तों जो ला नीनो एपिसोड है ये ऑलरेडी आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा है लेंथ में, और ये दोस्तों सितंबर 2020 में चालू हुआ था। ये दोस्तों लास्ट रहा आपका 24 महीने तक, और बताया जा रहा है कि अब भी, क्योंकि अब तो आप कह सकते हैं 2022 का सितंबर आ गया है, तो 24 महीने 2 साल तक तो हो ही गया है, और अभी बताया जा रहा है कि 6 महीने तक और आगे चलेगा। मतलब वही वाली कंडीशन, जो सी सरफेस है वो ठंडा ही रहने वाला है। ये बता दूं मैं आपको कि एल नीनो और जो ला लीना इवेंट है दोस्तों, ये माइनर इमेजेस लेके आता है, आप कह सकते हैं खुद में ही। और एक और दोस्तों आपको पता है कि ये डिफर रहते हैं अपने लेंथ और स्ट्रेंथ के अंदर। ओके, अगर बात करूँ मैं आपके साथ कि जो ला लीना है ये आप कह सकते हैं लॉन्गर रन तक चलता है, और ये मल्टी ईयर तक क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे ये कंटिन्यू रह सकता है 12 महीने से ज़्यादा तक। ओके, और ये काफ़ी कॉमन भी है। पर वहीं बात करें अगर ला लीनो के बारे में, तो ये एक साल में एक बार आता है। ऑलमोस्ट दोस्तों जो हाफ है आपका, जो कि आप कह सकते हैं 6 आउट ऑफ 13 ऑफ ऑल ला नीनो इवेंट जो कि अब तक हुए हैं 1950 से लेकर अब तक, उनका स्ट्रेच दोस्तों 2 साल तक रहा है। लेकिन वहीं अगर बात करें 3 है जिसके अंदर, जिसमें से एक दोस्तों पूरा ही 3 साल तक रहा था। 75% जो ला नीनो इवेंट्स हैं वो एंड होते हैं दोस्तों लगभग 1 साल के अंदर अंदर, और कोई भी यहाँ पे एल नीनो जो है वो 3rd ईयर तक नहीं चलता है। तो ये आप मान सकते हैं कि जो एल नीनो है ये थोड़ा वीक होता है किसके, आप कह सकते हैं ला लीना से। ओके, आई होप कि आपको पता लगा होगा ये वीक होता है। ओके, ये आप मैंने लिख दिया, आपको समझ लीजिएगा। ओके, अब अगर बात करें मैं आपसे कि इससे पहले जो इवेंट्स हुए हैं, जो कि आप कह सकते हैं हुआ था सबसे पहला 1973 और 1976 के दौरान, उसके बाद दोस्तों 1998 और 2001 में, इसके बाद अब ये हमें देखने को मिला है। ला लीना जो है दोस्तों इवेंट ये इस टेंस में आता है और एक्सप्लेन किया जाता है बाय द फैक्ट दैट कि जो अमाउंट है एक्यूमुलेटेड हीट का ओशन के अंदर वो ज़्यादा हो जाता है, और उसी वजह से ये ज़्यादा टाइम लेता है खुद को डेसिपेट होने में। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं इम्पैक्ट के इवैल्यूएशन के बारे में, तो अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं तो ला लीना जो है वो दोस्तों एसोसिएट है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा रेनफॉल होती है, अच्छी रेनफॉल हुई है मानसून सीजन में। और ये अपोजिट है दोस्तों ला नीनो का, कि वो लोग सरपास कर सकते हैं मानसून रेनफॉल को। अभी तक दोस्तों जो मानसून सीज़न है इस साल का, वो प्रोड्यूस कर चुका है 7% ज़्यादा रेन कंपेरेटिवली दोस्तों नॉर्मल से। ओके, और लास्ट ईयर दोस्तों जो हमारा आप कह सकते हैं सेशनल रेनफॉल हुआ था वो ऑलमोस्ट 100% हुआ था। ENSO जो है कंडीशन, वो मात्र ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आप कह सकते हैं सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं मानसून रेनफॉल को भारत के अंदर। और ये दोस्तों मैं बता दूं कि कोई भी नो वन आप कह सकते हैं कोरिलेशन लेके आता है बिटवीन ENSO कंडीशन और जो अमाउंट है रेनफॉल उसके बीच में। ओके, जिससे कि ये लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं खुद को एट आ माइक्रो लेवल। कंटिन्यू दोस्तों ला लीना जो है फर्दर रहेगा 2023 तक, अगर वो भी आप कह सकते हैं बैड न्यूज़ नहीं रहेगी हमारे लिए फॉर इंडियन स्टैंड पॉइंट। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा ही होता है कई सारी अलग अलग रीजंस में, तो ये आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं दोस्तों यूनाइटेड नेशंस के, आपके यूनाइटेड स्टेट्स के, जैसे कि आप कह सकते हैं ला लीना जो है एसोसिएट कर सकता है वेरी ड्राई विंटर, और ऑस्ट्रेलिया जो इंडोनेशिया है जहाँ पे जनरली ट्रॉपिकल रीजन रहता है, वहाँ पे ला लीना जो है वो ज़्यादा रेनफॉल लेके आ सकता है। ओके, एक्सेसिव रेनफॉल दोस्तों पाकिस्तान में जब हुई है उसका एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा अभी फ्लडिंग बहुत दिक्कत हुई है, और ये ब्लेम किया जाता है कि ये किसी ना किसी वजह से जो ला लीना है इसकी वजह से हुई है। जो WMO है दोस्तों, वर्ल्ड जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने कहा है कि आप कह सकते हैं कि कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होती है, जैसे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हुई, साउदर्न यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी, जिसकी वजह से जो हॉल मार्क है दोस्तों ला लीना का वो हमें देखने को मिला। अब देखिए दोस्तों बताता हूँ मैं कि क्लाइमेट चेंज का जो लिंक है वो कैसे बताया जा रहा है। देखिए
चाहे मतलब भारत दुनिया भर में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत अगर होती है तो इस टाइम पे बताया जाता है कि वो क्लाइमेट चेंज की वजह से होती है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है। तो देखिए दोस्तों, जो अक्रेंस है लाल नीनो की और एल नीना की, वो रेगुलर नहीं है। समटाइम्स दोस्तों ये लोग इमर्ज होते हैं 2 साल में। ओके, फिर दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि ये लोग गैप लेते हैं 7-7 साल का। हिस्टोरिकल अगर हम लोग रिकॉर्ड देखते हैं तो ये लोग पिछले बार भी ऐसे गए भी हैं। ओके, एज अ रिजल्ट दोस्तों यहाँ पे नेचुरल जो वेरिएबिलिटी है ENSO की, वो हम लोग बता नहीं सकते हैं, क्लियरली हमारे पास है भी नहीं। ओके, और जो नेचुरल यहाँ पे वेरिएबिलिटी है दोस्तों, वो उसकी वजह से जो इन्फ्लुएंस है ग्लोबल वार्मिंग का, वो भी डिफिकल्ट है कि हम लोग क्वान्टिफाई कर सकें। ला नीना जो है दोस्तों, कई सारे साल में जो कोल्डर सरफेस रहता है वो अलाउ करता है ओशन को कि वो एब्जॉर्व कर सके ज़्यादा हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और इसकी वजह से दोस्तों जो एयर यहाँ पे टेम्परेचर है वो भी डाउन हो जाता है और प्रोड्यूस करता है दोस्तों एक कूलिंग इफेक्ट, जो कि दोस्तों पॉइंट आउट करता है बाय द WMO कि वो आप कह सकते हैं इनफ नहीं है कि हम लोग रिवर्स कर सकें या फिर न्यूट्रलाइज कर सकें इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ओके, तो ये आप कह सकते हैं रीज़न है। जो ला नीना है दोस्तों, इसका कूलिंग इन्फ्लुएंस है, टेम्परली यहाँ पे स्लो डाउन हो जाता है, जैसे कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये स्लो डाउन हो जाएगा, और जो रिवर्स है दोस्तों ये भी नहीं हो पाता है लॉन्ग टर्म के में। ओके, जो हमारे नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है दोस्तों US के, उन्होंने डिक्लेयर करा कि जो मंथ ऑफ अगस्त है इस साल का, वो 6th हॉटेस्ट अगस्त रहा था पिछले 143 ईयर्स में, और जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है दोस्तों, ये भी हमें लगभग 0.9 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा देखने को मिला है 20th सेंचुरी के एवरेज में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें पता लगती है दोस्तों इस पूरे टॉपिक के बारे में कि आखिर किस तरीके से जो ला नीना है और जो एल नीनो है ये किस तरीके से काम करता है और क्या है बातें, मतलब आपको पता लग गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट ईयर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। अब देखिए दोस्तों, एक और आर्टिकल रह गया हमारा। ओके, इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। ओके, वो आर्टिकल है दोस्तों ई सिम को लेके। आप लोग को पता होगा कि अभी एप्पल ने, आप कह सकते हैं, फिजिकल सिम्स को ड्रॉप कर दिया है और अपने न्यू आईफोन्स में दोस्तों, US में बेसिकली, इंडिया में तो नहीं करा है, इंडिया में तो जो पहले से चलते आ रहा था फिजिकल सिम वही चलेगी, पर US में क्या करा है इन्होंने कि ई सिम को डाल दिया है। ई सिम क्या है दोस्तों? एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दोस्तों जो कि यहाँ पे हार्डवेयर पे काम करती है, जैसे कि सेम आपका सिम कार्ड चिप है वैसे ही काम करती है, लेकिन परमानेंटली ये फ़ोन के अंदर जो मदरबोर्ड है उसके अंदर फिट होती है बेसिकली। ई सिम कंसिस्ट करती है दोस्तों कुछ कंपोनेंट्स जो कि आप कह सकते हैं अभी आपके फ़ोन के इंटरनल ऑर्गन से ही रिलेटेड है। ओके, मतलब आप लोग अलग नहीं हटा सकते हैं उनको, और ये फंक्शन सेम करती है जैसे आप लोग कर रही होती है, और सेम यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफायर होती है टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए। अदर जो कंज्यूमर्स दोस्तों, वो लोग स्मार्टफोन तक पहुँच सकते हैं कॉल या टेक्स्ट करके, सेम काम जैसे आपको फिजिकल सिम का वैसा ही करते हैं। जो मदरबोर्ड है दोस्तों इसमें अटैच होती है, और ये इसे इस तरीके से रीप्रोग्रामिंग किया जाता है कि ये जो अलग अलग यहाँ पे यूज़र हैं उनको स्विच कर सके उनके ऑपरेटर के साथ, और उनके पास दोस्तों खुद को रिप्लेस कर सके अगर कोई भी फिजिकल सिम कार्ड उनके पास है तो उसके साथ भी। ई सिम दोस्तों पहली बार इस्टेब्लिश होती है 2012 में, और अभी फ्यूचर में इसका यूज़ जो है वो हमें देखने को मिलेगा, पर अभी भारत के पास इस टाइम पर आप कह सकते हैं फिजिकल सिम अच्छे तरीके से यूज़ कर ली है। और ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि कुछ एडवांटेजेस है हमारे, और जो ई सिम है दोस्तों इसके कुछ यहाँ पे हमें डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं। एडवांटेज की बात करूँ तो सबसे पहला एडवांटेज है कन्वीनियंस। किसी भी इंसान को यहाँ पे खुद के सिम कार्ड्स को स्विच नहीं करना पड़ेगा, वो लोग बहुत नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, और ये अलाउ करता है ईजी स्विच टू, अगर हमें दूसरे ऑपरेटर पे आप कह सकते हैं स्विच भी करना है, कोई और कंट्री है तो भी हम लोग बहुत ईजिली स्विच कर सकते हैं और आराम से यूज़ कर सकते हैं। पर फिजिकल सिम में क्या रहता है दोस्तों कि अलग सिम खरीदो, ये करो, दिक्कत, बहुत ज़्यादा दिक्कत। सिक्योरिटी बात करें तो अगर आप लोग अपना फ़ोन खो भी देते हैं तो फिजिकल सिम का जो नुकसान है वो होगा, लोग चुरा उरा लें, कुछ दिक्कत दें, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। जब तक आपका फ़ोन यहाँ पे वो खोल ही नहीं पाएगा तो उसके पास कोई भी एक्सेस नहीं आएगा। ओके, डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इमरजेंसी, मतलब कि अगर आपका फ़ोन आप कह सकते हैं इमरजेंसी होती है आप लोग को, और आपका फ़ोन जो है वो बंद हो जाता है, तब आप लोग को यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। कभी आपका फ़ोन की स्क्रीन क्रैक होगी तो दिक्कत होगी, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, तो ये सारी दिक्कतें आ जाती हैं। लिमिटेड सपोर्ट है, इसका मतलब क्या होगा कि आप लोग ई सिम को कुछ कंट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऑपरेटर ही यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोग ज़्यादातर के साथ यूज़ नहीं कर पाएंगे। अभी आगे हो सकता है ये लोग यूज़ करें, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर दोस्तों प्रीमियर यूज़र्स के लिए भारत के अंदर दोस्तों ई सिम जो है वो कुछ ही कंपनीज़ लेके आई हैं, जैसे कि आईफोन्स की एप्पल वाली होगी, गूगल पिक्सल सीरीज़ होगी, सैमसंग गैलेक्सी की X सीरीज़ होगी, बस यही लोग के पास ई सिम है, अदरवाइज़ और लोग के पास नहीं है, और ज़्यादा जो कंपनीज़ है वो प्रोवाइड नहीं कर रही हैं, तो इनका यहाँ पे मात्र कह सकते हैं लिमिटेड एक्सेस है। टेलीकॉम्स गेट मोर कंट्रोल, मतलब कि ई सिम जो है दोस्तों वो आपके इनिशियल ट्रिप्स में तो काफ़ी ज़्यादा आपका काम कर रही होगी, संभाल रही होगी आपको, लेकिन उसके बाद दोस्तों ये रिलाई करती है ऑपरेटर पे। हर बार दोस्तों जैसे आपको स्विच करना पड़ेगा अपना फ़ोन, तब आपको ऑपरेटर से बोलना पड़ेगा और उससे यहाँ पे परमिशन और काफ़ी सारी दिक्कत जो है, मतलब कि टेलीकॉम्स के पास ज़्यादा आपका कंट्रोल रहने वाला है। फ्यूचर में क्या है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो ई सिम दोस्तों रिप्लेस कर देगी कुछ सालों में, पक्का है, ये तो गारंटी है। प्लास्टिक सिम जो है दोस्तों लेकिन रिलेवेंट है इस टाइम पे, और काफ़ी ज़्यादा जो स्मार्टफोन है वो लोअर सेगमेंट के वो इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। ओके,
क्योंकि वो उन लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि वो लोग ई सिम वाली टेक्नोलॉजी के लगाएंगे, फिर महंगा हो जाएगा फ़ोन जो कि बिकेगा नहीं। तो ये सारी दिक्कतें हैं जो कि इस टाइम पे हमें पता लगती हैं, लेकिन आगे आने वाले कुछ सालों में हमें देखने को मिलेगा कि हर इंसान जो है वो ई सिम यूज़ कर रहा है, और जो फिजिकल सिम है इनसे हम लोग अपग्रेड हो चुके हैं। तो आई होप दोस्तों, अब मैं कहता हूँ आपसे कि ये हमारा लास्ट आर्टिकल था, इसके बाद कोई नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।